नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि वैश्विक निवेशक भारत की ओर देख रहे सुनहरे मौके को ना गवाएं, सीआईआई सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी बड़ी राहत, ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाले फैसले पर नहीं होगा पूर्ण विचार। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गरीबी रेखा से बाहर आए 25 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूक्रेन और रूस के साथ भारत संपर्क और बढ़ाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में गैर हाजिर रहे तो नहीं होगी क्या, केंद्र के अधिकारियों को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप यह सम्मान देंगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत जल्द बनने वाला दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो लाइक कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक निवेशक भारत की ओर देख रहे सुनहरे मौके को ना गवाए, सीआईआई सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लेकर कहा कि दुनिया भर के निवेशक उत्सुकता से भारत की ओर देख रहे तथा घरेलू उद्योग को आगे आकर इसे सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विकसित भारत की ओर यात्रा विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के बजट पश्चात सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी सरकार में राजनीति इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और वह राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि भारत 8% की दर से वृद्धि कर रहा है वह दिन दूर नहीं कि जब विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत रहेगा। ने विश्वास व्यक्त किया कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यह उपलब्धि उनके तीसरे कार्यकाल में हासिल कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो लाइक कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी बड़ी राहत, ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाले फैसले पर नहीं होगा दोबारा विचार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम मशीन से 100% मिलान करने पर अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा। 100% मिलान को लेकर दोबारा पूर्ण विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 26 अप्रैल के फैसले पर पूर्ण विचार का कोई मामला नहीं बनता। दरअसल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100% मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। 25 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमारी राय में 26 अप्रैल 2024 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। खबर की तरफ। गरीबी रेखा से बाहर आए 25 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों दावा किया था कि यह देश के विकास में अहम साबित होने वाला है। वहीं सीआईआई द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं जब उनके तीसरे कार्यकाल में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। सीआईआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जिस बिरादरी से आता हूँ उस बिरादरी की पहचान बन गया। चुनाव से पहले जो बात करते थे चुनाव के बाद भुला देते, लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत लगातार सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है और 2014 में आपने हमें 2014 में सरकार बनी तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूंजीगत व्यय 10 वर्षों में 5 गुना से अधिक होकर 11.11 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मंत्रालय के आवंटन में रिकॉर्ड वृद्धि की है। दोस्तों, आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो जलाएगा कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन और रूस के साथ भारत संपर्क और बढ़ाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले माह यूक्रेन यात्रा की संभावना से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत आगामी
भविष्य में यूक्रेन और रूस के साथ संपर्क और अधिक बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों से बातचीत करने वाले देशों को इस तरह का संपर्क उनके बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा। विदेश मंत्री ने जापान के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में एक चर्चा सत्र के दौरान कहा, हम मानते हैं कि हमें रूस और यूक्रेन से अधिक सक्रिय होना चाहिए। जयशंकर जापान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोस्तों, आप यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करेगा भारत? तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। यूपी में पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कहर, उम्र कैद के साथ 1 करोड़ जुर्माना, योगी सरकार लाई नया कानून। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए बेहद सख्त प्रावधानों का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इसमें पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास होने के बाद कानून बन जाएगा और पूर्व में कैबिनेट के पास किए गए अध्यादेश इससे पहले गत 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई थी। तो आप यह समझते हैं कि योगी सरकार पेपर लीक करने वालों पर करेगी सख्त कार्रवाई? तो वीडियो का कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। पूंछ में काले कपड़ों में दिखे गए 2 हथियारबंद संदिग्ध आतंकी घटना का बना डर, सुरक्षा बलों ने जारी किया सर्च अभियान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सोमवार देर रात एक गांव में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना के तुरंत बाद से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहरा की गली के पास सलामपुर गांव में काले कपड़ों में 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मदद से संयुक्त अभियान चलाया। उन्होंने आगे बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों पंगाई की ओर जाते देखा गया था। हालांकि अभी तक संदिग्ध आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सर्च अभियान जारी रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए तैयार नेवी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। इसमें फ्रांसीसी नेवल ग्रुप भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से एक स्वदेशी वॉर मैनेजमेंट सिस्टम एकीकृत करने के लिए साझेदारी कर रहा है। मंझगांव डॉकयार्ड में बनाए जाने वाली एडिशनल पनडुब्बी में 60% तक भारतीय सामग्री होगी। नेवल ग्रुप के वेसेंट मार्टिनोट लेगार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना भारत की पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाएगी और घरेलू स्तर पर कुशल नौकरियां पैदा करेगी। यह पहल का उद्देश्य रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और पनडुब्बी निर्माण के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र विकसित करना है। दरअसल इस परियोजना में फ्रांसीसी भागीदार नेवल ग्रुप ने घोषणा की है कि इन नई पनडुब्बियों के लिए वॉर मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BIL द्वारा फ्रांसीसी आर्किटेक्चर के साथ भारत में किया जाएगा। नौसेना वर्तमान में इन 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन के निर्माण पर फ्रांसीसी नौसेना समूह के साथ सहयोग करने के लिए मंझगांव डॉकयार्ड के साथ बातचीत करी है। यह समझौता पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डिलीवरी के बाद हुआ, जिस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत? तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। भारत ने क्या सुदर्शन चक्र का परीक्षण, चीन परेशान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है, क्योंकि एशिया में चीन को भारत से सीधी चुनौती मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में अपने सुदर्शन चक्र का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट के अनुसार सुदर्शन चक्र यानी S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल आदि को हवा में मार गिराने की ताकत रखता है। हम आपको बता दें कि इस सुदर्शन चक्र के टेस्ट के लिए वायुसेना के राफेल Su-30 और मिग विमानों को दुश्मनों का फाइटर जेट बनाया गया था, जिन्हें सुदर्शन चक्र ने इन विमानों को ट्रैक करते हुए मार गिराया। हालांकि यह भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 का टेस्ट करना चाहती थी, ताकि युद्ध जैसे हालात होने पर यह सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव रहे। ऐसा करने में सेना की सफलता भी मिली है।
में सेना को सफलता भी मिली है। जल्द ही भारत को रूस से 2 और S-400 प्राप्त होंगे। तो आप ऐसे मानते कि भारत की बढ़ती ताकत है, चीन हो चुका है परेशान। तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते वीडियो खोल की तरफ। केन्ने राव के IAS कोचिंग में हुई मौतों की जांच के लिए बनाई समिति, मृतक छात्रों के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षण के 3 अभ्यर्थियों की मौत के लिए जांच के लिए एक समिति गठित की है। वहीं दिल्ली LG कार्यालय ने घोषणा की है कि घटना में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश करेगी। मंत्रालय ने कहा कि समिति में अतिरिक्त MOUHA अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। यह 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन दलवीन की मौत के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, जो पुराने राजेंद्र नगर में राव के स्टडी सर्किल की इमारत में बेसमेंट में डूबे गए थे, जो राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए बारिश के बाद बाढ़ में डूब गया था। मंत्री ने कहा कि हमें जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लापरवाही हुई है और किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि समाधान निकाला जा सके। खबर की तरफ, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों एवं इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए उन्नत प्रणाली की खरीद को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अंतर्गत भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को बेहतर किया जाएगा। दूसरी ओर तटरक्षक बलों के इंटरसेप्ट नौकाओं के लिए भी आधुनिक प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई। यह निर्णय सोमवार को हुई बैठक में लिए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के लिए उन्नत भूमि नौवाहन प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उच्च स्तर के एन्क्रिप्शन के साथ यह प्रणाली ALNSM के सेकेंड रक्षा श्रृंखला मानचित्रों के साथ अनुकूलता प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु भी पहल की गई है। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत? तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, क्वाड का अगला शिखर सम्मेलन, भारत में मंत्रियों ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके अंदर क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। क्वाड विदेश मंत्रियों ने इसका स्वागत किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने सोमवार को टोक्यो में बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया। इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की बारी भारत की है। यह पहले जनवरी में आयोजित होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाइडेन इसमें शामिल नहीं हो पाते। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता सलाहकार जॉन किर्बी ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि बाइडेन भारत में आगामी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी इसके लिए कैलेंडर में कुछ भी तय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानी और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 2023 में पिछले शिखर सम्मेलन का समय और स्थान भी बाइडेन के कारण बाधित हुआ था। खबर की तरफ, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और बलूच आमने सामने, ग्वादर बना युद्ध का मैदान, हजारों लोगों इकट्ठा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अब बलूच एकजुट हो रहे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहे हैं। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बलूच एक जेता कमेटी ने ग्वादर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बलूच एक जेती कमेटी यानी कि BYC की सेंट्रल आयोजक डॉक्टर महरंग बलूच ने मांगे पूरी नहीं होने पर ग्वादर में अनिश्चितकालीन
धरना प्रदर्शन की घोषणा की। रविवार को बलूच नेशनल गैदरिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद हजारों बलूच इकट्ठा हुए। अपने संबोधन के दौरान महरंग बलूच ने बलूचों पर किए जा रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया से ध्यान देने की अपील की। महरंग ने कहा कि आज एक जागरूक बलूच राष्ट्र मौजूद है जिसे ये ठीक से मालूम है कि उनको संसाधनों को कौन लूट रहा है। महरंग ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक ग्वादर में मिडी ड्राइव पर प्रदर्शन जारी रहेगा। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में सीएम योगी ही बने रहेंगे बॉस। दिल्ली की बैठक में प्रधानमंत्री ने दे दिया साफ संकेत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री बदलने का एक शोर सुनाई देने लगा था, लेकिन अब यह साफ हो गया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है और वो ही यूपी के असली बॉस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर साफ संकेत दिए। दिल्ली में हुए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की योजनाओं को सराहते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को भी यूपी की नीतियों को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय, डिजिटलाइजेशन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रस्तुति दी। सीएम योगी ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह योजना यूपी के आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रेजेंटेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी सेवाएं और ऑनलाइन मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों, आप यहाँ से मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बनेगा सबसे विकसित राज्य। तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 4G की घोषणा करते हुए BSNL की खुली लॉटरी कनेक्शन पाने के लिए टूट पड़ी भीड़, मच गया तहलका। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL आंध्र प्रदेश में 23 दिनों में 1 लाख सिम एक्टिवेशन का एक मील का पत्थर हासिल किया है। BSNL आंध्र प्रदेश ने X यानी कि ट्विटर पर यह घोषणा की। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। ये एक्टिवेशन सीधे हुए हैं या NMP के माध्यम से मई में BSNL ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अपनी स्वदेशी 4G तकनीक की लॉन्च की घोषणा की, जिसे जल्दी पूरे राज्य में विस्तारित। जुलाई की शुरुआत में भारत में हुए टैरिफ संशोधन के बाद BSNL अपने टैरिफ को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ता बता रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BSNL के पास वर्तमान में निजी टेलीकॉम पैन इंडिया 4G कवरेज नहीं है। इसके अलावा 3 निजी खिलाड़ियों में से एयरटेल और जियो वर्तमान में असीमित 5G लाभों के साथ 5G सेवाएं प्रदान कर रही है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के मॉडल के फैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विजय सिन्हा का आइडिया पूरे देश में हो सकता है लागू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अवैध बालू खनन रोकने के लिए किए जा रहे नए प्रयोगों की तारीफ की। उन्होंने यह तारीफ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री और खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने राज्य सरकार के इन नए उपायों की जानकारी दी थी। इस बैठक में सभी राज्यों को अपने अपने नए प्रयोगों की जानकारी देनी थी। अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार बिहार के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दे सकती है। बिहार सरकार के अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम है सभी बालू घाटों पर CCTV कैमरा लगाना और ड्रोन से निगरानी करना। इसके अलावा बालू ढोने वाले ट्रकों में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। राज्य सरकार ने खनन विभाग के अधिकारियों को हर रोज बालू घाटों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अधिकारियों को तय प्रारूप में फोटो सहित रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसकी समीक्षा मुख्यालय में होगी। रुकते अगली खबर की तरफ। 140 भारतीयों को मिलेगा सीधा फायदा, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में खोल दिया पिटारा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई रेडियो शो मन की बात के 112वें एपिसोड 2024 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा और बजट के बाद पहला यानी 112वां एपिसोड आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के खुशहाली के लिए एक विशेष अभियान मानस का जिक्र गया है, जिसका सीधा फायदा पूरे देश के हर कोने में रहने वालों। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस ओलंपिक से की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मैथ्स ओलंपिक में जीत हासिल करने वाले भारतीय छात्रों को फोन कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा फिर से लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेने वाले अभियान के बारे में जागरूक किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए एक विशेष केंद्र
मानस की भी चर्चा की। लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर परिवार की यह चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स के चपेट में न आ जाए।